मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र में तीसरे अध्याय के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। राजवार्तिक नामक मूल ग्रंथ और मूल सूत्र है जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं इस मध्यलोक में। मध्यलोक की यह चर्चा है और मध्यलोक के विभाजन का आधार है सुमेरु पर्वत। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में जो लोक है वो कहलाता है मध्यलोक। बीच में होने से इसे मध्यलोक कहते हैं। इस मध्यलोक का विस्तार, इस मध्यलोक की लंबाई चौड़ाई 1 राजू है। 1 राजू लंबा और वैसे 7 राजू चौड़ाई है, लेकिन अपन त्रस नाड़ी की अपेक्षा से यदि बात करें तो 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा। और हाइट की दृष्टि से यदि हम बात करें तो 1,40,000 योजन इसकी हाइट है, मध्यलोक की हाइट। 1 राजू जो होता है वो राजू जैन दर्शन के हिसाब से क्षेत्र की एक नाप है। जिस तरह से किलोमीटर मील वगैरह होते हैं, ठीक उसी प्रकार राजू भी एक शब्द है। 1 राजू में असंख्यात योजन होते हैं, अनंत नहीं, असंख्यात। हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम किसी जगह पर असंख्यात शब्द का प्रयोग कर देते हैं, कहीं अनंत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। कहीं भी असंख्यात कह देवें, कहीं भी अनंत कह देवें, जैसे जहाँ जैसे जिस शब्द का प्रयोग कर देवें, ऐसा नहीं चलता है। जहाँ असंख्यात होगा वहाँ असंख्यात ही होगा, जहाँ अनंत होगा वहाँ अनंत ही होगा। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और 1 राजू में असंख्यात योजन होते हैं। सबसे छोटा द्वीप है जम्बूद्वीप। इसकी मैंने कल आप लोगों से थोड़ी बहुत चर्चा की थी। ये जो जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे छोटा है। 1,00,000 योजन मात्र इसका विस्तार है जम्बूद्वीप का। आपको लगेगा राजू की बात तो नहीं समझ में आ रही थी, आपने उसको योजन के माध्यम से समझाया, लेकिन योजन भी तो नहीं समझ में आता है। योजन क्या चीज है? तो आप लोगों में से बहुतों को ध्यान होगा, शायद मैंने पहले बतलाया भी है, 4,000 मील का 1 योजन होता है। लगभग 6,000 किलोमीटर का 1 योजन होता है। ऐसे 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है। किस प्रकार है कि गोलाकार है, बिल्कुल राउंड शेप में है, गोल है। साइंस और आधुनिक विज्ञान भी पृथ्वी को गोल कहता है और हम भी यही कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि सभी द्वीप समुद्र गोल हैं। लेकिन उनके द्वारा बतलाया गया गोल और हमारे यहाँ जैन दर्शनानुसार बतलाया गया गोल, इन दोनों की गोलाई में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ जो गोल है ये फ्लैट है, थाली की तरह है, प्लेट की तरह है। भोजन करने के लिए जिस तरह से प्लेट सामने रखी हुई होती है, वो प्लेट भी यद्यपि गोल होती है, ठीक है ना, लेकिन वो गोल नारंगी की तरह नहीं है, संतरे की तरह नहीं है, बॉल की तरह नहीं है। उसकी गोलाई अलग प्रकार की है और जम्बूद्वीप की गोलाई अलग प्रकार की है। यदि गोल शब्द का अर्थ प्लेट की तरह किया जाए
तो हम भी स्वीकार कर लेंगे कि दुनिया गोल है, लेकिन वास्तव में प्लेट की तरह नहीं मानते, वो संतरे की तरह मानते हैं। कल मैंने शायद इसका थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण करने का प्रयास भी किया था कि हमारे यहाँ जम्बूद्वीप की जो पृथ्वी है, जम्बूद्वीप की नहीं, जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा एरिया है, जम्बूद्वीप तो 1,00,000 योजन बतलाया ना मैंने आपको, 1,00,000 योजन, और 1 योजन 6,000 किलोमीटर का, तो 1,00,000 को 6,000 से मल्टीप्लाई करें, कितना किलोमीटर हो गया? 60 करोड़ किलोमीटर हो गया, 40 करोड़ मील हो गया। 40 करोड़ मील तो बहुत बड़ा है, जबकि जो उपलब्ध दुनिया बतलाते हैं ये तो बहुत कम है ना। ये तो 10-20 हजार मील के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं है ये वर्तमान जो दुनिया है। और वो भी हवाई मार्ग से अपन बात करें, क्या रोड से बात करें, तो वो इतना मील दिखता है। वास्तव में यदि स्ट्रेट यदि देखेंगे तो इतना भी नहीं होगा। इसका नाम जम्बूद्वीप क्यों है? जम्बू वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है। लवण समुद्र, जिस समुद्र का जल लवण, लवण मतलब जानते हैं आप सभी, नमक, नमक की तरह खारा हो, उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। दोनों हो गए क्लियर? एक हो गया जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप को चारों तरफ से राउंड करके घेरे हुए, माने जम्बूद्वीप सेंटर में है, प्लेट की तरह है, आप प्लेट रखिए और फिर उसको चारों तरफ से राउंड करता हुआ एक समुद्र है, जिस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। किस तरह का है वो समुद्र? नमक जैसा है, खारे पानी का है। और इसीलिए कल जिन समुद्रों की आप बात कर रहे थे, जिन ओशंस की आप बात कर रहे थे यहाँ पर, वे सारे के सारे लवण समुद्र से लिंक होने के कारण उनका जो पानी है, उनका जो जल है, वो सब खारा है, नमक की वजह से, नमक जैसे स्वाद की वजह से। आप बतलाइए समुद्रों का जल खारा क्यों है? बता रहे हैं क्योंकि वो लवण समुद्र का है, इसलिए वो जल खारा है। लवण समुद्र से बहकर के आया हुआ है, वो समुद्र से बहकर के आया हुआ है। इन समुद्रों का लिंक कहीं ना कहीं लवण समुद्र से दिखाई देता है, और यही कारण है कि लवण समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है, उस वजह से यहाँ समुद्रों के अंदर ज्वार भाटा दिखाई देता है। कहेंगे लवण समुद्र में क्यों आता है? साइंस पढ़े लिखे हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण, उसकी फोर्स से समुद्र का जल बिल्कुल शुक्ल पक्ष में, मतलब प्रकाशमान रात्रि में चंद्रमा की वजह से बढ़ता रहता है, और शेष 15 दिनों में घटता रहता है। ऐसा स्वरूप दिखता है अपने को, तो दिनों बढ़ता रहता है और घटता रहता है, बढ़ता रहता है और घटता रहता है, ऐसी स्थिति बनी रहती है बढ़ने और घटने की। 15 दिन तक समुद्र का पानी बढ़ता हुआ दिखाई देता है और 15 दिन तक समुद्र का पानी घटता हुआ दिखाई देता है। या दिन में भी जो ज्वार भाटा जिस तरह से आता है, समुद्र किनारे जो लोग रहते होंगे या गए होंगे, देखे होंगे कुछ दिन वहाँ रुक करके, तो आपको ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल महसूस होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? नॉर्मली हर व्यक्ति यही जवाब देगा, इसमें क्या है, चंद्रमा के कारण होता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, चंद्रमा की वजह से नहीं होता है। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। लवण समुद्र का जल चंद्रमा की वजह से उफान को प्राप्त नहीं होता, और चंद्रमा के न होने की वजह से नीचे नहीं चला जाता। उसके पीछे लवण समुद्र में मौजूद पाताल है, और कभी अपन उसके संदर्भ में डिटेल में बात करेंगे, तब देखेंगे उसके बारे में अपन। 1008 पाताल कहे गए हैं। उत्कृष्ट पाताल अलग हैं, मध्यम पाताल अलग हैं, जघन्य पाताल अलग हैं। और वो जो पाताल हैं, उन पातालों में भी बहुत सारे जीव भी रहते हैं, समझो आप। और वहाँ अंतर्द्वीपज भी हैं, कुमानुष द्वीप भी हैं, कुभोग भूमियाँ हैं, और वहाँ लवण समुद्र से जुड़े हुए उन क्षेत्रों के अंदर देवगति के जीव रहते हैं, भवनवासी आदि रहते हैं।
एक सागर की लगभग आयु है, और जितने सागरों की उनकी आयु होती है देवों की, उतने पक्ष में उनका श्वास होता है। श्वास का ग्रहण करना, छोड़ना है, वायु का ग्रहण करना, वायु का छोड़ना आदि बहुत सारे इस प्रकार के कारण हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से इस तरह का होता है, ऐसी परिस्थिति बनती है। तो समुद्र के नीचे है पंडित जी? बिल्कुल समुद्र के नीचे है। समुद्र में ही पाताल बने हुए हैं, अंतर्द्वीपज के नाम से। आपने भोग भूमि की चर्चा तो सुनी होगी कभी, अपन करेंगे, भोग भूमि की चर्चा भी आएगी अपने थोड़े समय बाद में। कर्म भूमि, भोग भूमि और कुभोग भूमि। भोग भूमि में तो सब भोग प्रधान है, कल्प वृक्षों से सब काम होते हैं। ये कुभोग भूमि क्या चीज है? कुभोग भूमि क्या है? विकृत मनुष्य होते हैं कुभोग भूमि में, अनेक प्रकार की विकृतियों से सहित होते हैं। मुख कुछ होगा, शरीर किसी और प्रकार का है, इस तरह की परिस्थितियां होती है। अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती है, कहीं पूंछ वाले होते हैं, कहीं लंबे कान वाले होते हैं, कहीं सींग वाले मनुष्य होते हैं। सुनने में एकदम अपने को ऐसे लगता है पूरा शरीर मनुष्य का है और उसके ऊपर जो मुखौटा है, समझिए आप, वो किसी बंदर जैसा है, किसी शेर जैसा है, किसी गधे जैसा है, खरगोश जैसा है। पूरा शरीर आदमी जैसा है और कान उसके बिल्कुल इतने लंबे हैं कि वो अपने कान को ही बिछा लेता है और उसी को ओढ़ करके सो जाता है, अपने ही कान को। ऐसी विचित्र प्रकार की आकृतियां कुभोग भूमि के जीवों में होती है। वे सब कुभोग भूमियां लवण समुद्र में है और कालोदधी समुद्र में है। ये दो समुद्र हैं ऐसे जिनमें 48 कुल 96 कुभोग भूमियां हैं, 48। ये अंतर्द्वीपज कहलाते हैं। अंतर्द्वीपज मनुष्य, कुभोग भूमि वाले मनुष्य, विकृत मनुष्य, कुपात्र दान के फल में जीव वहां जाकर के जन्म ले लेते हैं। और वो पंडित जी वो कायम स्थित है ना, वो भोग भूमिया कायम है, शाश्वत है वे भोग भूमिया। अच्छा, लेकिन वो जो अभी पहला जो काल आता है, दूसरा आता है, तभी भी भोग भूमिया होती है ना? वे परिवर्तनशील भोग भूमिया हैं। वो भरत और ऐरावत क्षेत्र में होती हैं। उत्तम, मध्यम, जगन्य भोग भूमि होती है। ये तीन प्रकार के काल हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन्य भोग भूमि, जिनमें इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार की स्थिति बनती है। उत्तम भोग भूमि का पहला काल होता है, मध्यम भोग भूमि का दूसरा काल होता है, जगन्य भोग भूमि का तीसरा काल होता है। ये तो परिवर्तनशील है, हम उसकी बात नहीं कह रहे। हम लवण समुद्र में मौजूद भोग भूमियों की बात कर रहे हैं। ये जो भोग भूमियां, ये तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में है, जम्बू द्वीप में ही बात है। ये तो हम तो बात कर रहे हैं जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र के संदर्भ में। तो लवण समुद्र में इस प्रकार की भोग भूमियां होती है, एक कुभोग भूमियां कहलाती है, अंतर्द्वीपज के नाम से है। ठीक है ना? मनुष्यों का विकृत शरीर होता है, उसमें अलग प्रकार की आकृति होती है उनकी, अलग अलग तरह के दिखते हैं वे सब तरह की। उनके श्वास वगैरह के कारण जिन समुद्रों का लिंक, जिन समुद्रों का जुड़ाव लवण समुद्र के साथ में है, उनमें ऐसा ज्वार भाटा आता हुआ दिखाई देता है। सब में नहीं आता। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात कि जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है, वे कितना गलत है और कितना मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा लगता है अपने को। आप थोड़ा सा तो विचार करें कि यदि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल खिंचा चला जाता हो, बढ़ जाता हो, तो रात्रि में हमारे घर की छत पर रखी हुई टंकियां, उनमें पानी भरा हुआ हो, उनमें उफान आ जाना चाहिए। वे सभी टंकियां ओवरफ्लो हो जाना चाहिए।
ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये टंकियां ओवरफ्लो तो नहीं होती है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं वहां नहीं होता। क्यों? पानी को आकर्षित करता है ना चंद्रमा तो। यदि वो पानी को आकर्षित करता है तो सभी स्थानों के पानी को क्यों नहीं आकर्षित कर रहा है? नहीं करता है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना। फिर एक और विशेष बात, सभी समुद्रों में भी नहीं होता। ईरान के पास में एक समुद्र है कास्पियन सी, CASPIAN, उसमें ज्वार भाटा नहीं आता कभी भी। बहुत बड़ा एरिया है उसका, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां भी कहीं ज्वार भाटा नहीं आता। क्यों? इसको भी ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका लिंक लवण समुद्र से नहीं है। हम तो ये कारण बतलाते हैं। अच्छा, हम तो ये कहते हैं कि उसका जो लिंक है वो लवण समुद्र से नहीं है। जिनका जुड़ान लवण समुद्र से है आखिर उन्हीं में आएगा ज्वार भाटा, उन्हीं की स्थिति बनेगी ऐसी। क्या नाम बताया पंडित जी? कास्पियन, CASPIAN, CASPIAN, कास्पियन सी। और लवण समुद्र और दूसरा कौन सा समुद्र बताया जिसके पाताल में इसकी बहुभूमि है? कालो ददी। कालो ददी। हाँ, कालो ददी ये क्या है? एक्चुअल में जम्बू द्वीप जैसे है ना अपना, इस जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र है, और लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए एक दूसरा द्वीप है जिस द्वीप का नाम है धातकी खंड। क्या? उसका नाम धातकी खंड द्वीप है, दूसरे द्वीप का। और जो धातकी खंड द्वीप है, उस धातकी खंड द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए जो समुद्र है, उस समुद्र का नाम है कालो दधी। फिर जो कालो दधी समुद्र है, उस कालो दधी समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए फिर एक द्वीप है, पुष्कर द्वीप। और फिर उस पुष्कर द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए फिर एक समुद्र है। तो इस तरह से द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए समुद्र, और समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए द्वीप, फिर द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए समुद्र, फिर समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए द्वीप। इस तरह से द्वीप के बाद में समुद्र, फिर समुद्र के बाद में द्वीप। और ये सब इस तरह से बढ़ते 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 यदि हम लास्ट तक यदि हम पहुंचते हैं तो क्या स्थिति बनती है? अंतिम समुद्र है, जिस समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण, वो अंतिम समुद्र है। और उससे पहले द्वीप है, उस द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, ये अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र के नाम है। कुल असंख्यात द्वीप समुद्रों में से अपने को 16 द्वीप और 16 समुद्रों के नाम स्टार्टिंग के आगम में मिलते हैं। और लास्ट से यदि हम चल करके आए पीछे से, स्वयंभू रमण समुद्र और उसके पहले कौन सा द्वीप है, फिर उससे पहले कौन सा समुद्र है, फिर कौन सा द्वीप है, कौन सा समुद्र है, इस तरह से यदि हम लास्ट से यदि देखें तो अंत के 16 द्वीप और 16 समुद्रों के नाम भी शास्त्रों में मिलते हैं। माने स्टार्टिंग के 16 द्वीप और 16 समुद्रों के नाम और लास्ट के 16 द्वीप और 16 समुद्रों के नाम इतने आगम में उपलब्ध हैं। और यति वृषभाचार्य तिलोई पंडिती नामक ग्रंथ में ऐसा उल्लेख करते हैं कि बाकी के द्वीप और समुद्रों की चर्चा काल प्रवाह से नष्ट हो चुकी है, वर्तमान में अनुपलब्ध है ना। माने वर्तमान में उनकी चर्चा है नहीं, उपलब्धि नहीं, हमारे पास में शास्त्रों में है ही नहीं, केवल ज्ञान गम्य है। या समझ लीजिए वर्तमान में जो बहुत शास्त्रों का जो लोप हो गया है उसके अंतर्गत उसका भी लोप हो गया। वो आगम साहित्य समझिए आप एक प्रकार से विलुप्त हो गया है, इसलिए हमारे ज्ञान का विषय वर्तमान में नहीं है।
दो समुद्र हो गए, दो द्वीप हो गए, जिनके नाम मैंने अभी आपको बतलाए। पहला जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर दूसरे द्वीप का नाम धातकी खंड और दूसरे समुद्र का नाम कालोदधी। तीसरे का और याद रखिए आप, उसका नाम है पुष्कर, पुष्कर द्वीप। ठीक है, पुष्कर द्वीप तीसरा द्वीप है ये। माने पुष्कर द्वीप की यदि हम चर्चा करेंगे तो फिर 3 हो जाएंगे द्वीप कुल। अभी तीसरा द्वीप पूरा नहीं लेना अपने को। किस लिए नहीं लेना तीसरा द्वीप पूरा? क्योंकि है तो पूरा ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है, द्वीप तो पूरा ही है, लेकिन उस द्वीप में बीच में से 2 भागों में विभाजित करने वाला एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। तो 2.5 रह जाते हैं कुल। जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। तो इस तरह से क्या होता है, 2 तो द्वीप पूरे पूरे और आधा पुष्कर द्वीप, तो 2.5 द्वीप हो गई। 2.5 द्वीप की चर्चा, 2.5 द्वीप की चर्चा, 2.5 अक्षर मर्यादा का सूचक है। काफी अपन ने सुनी है बहुत बार, कई बार शास्त्रों में पढ़ते सुनते हैं और ये चर्चाएं आती रहती है। 2.5 द्वीप में ऐसा है, 2.5 द्वीप में ऐसा है, 2.5 द्वीप में ये हुआ। ठीक है ना, ये मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। मनुष्य 2.5 द्वीप में ही होते हैं। तो मैंने 3 के नाम बतला करके एक को आधा कर दिया। ठीक है ना, 3 तो पूरे बतलाए, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र और फिर उसके बाद में धातकी खंड, फिर धातकी खंड के बाद में पुष्कर, नहीं धातकी खंड के बाद में कालोदधी समुद्र और कालोदधी समुद्र के बाद में पुष्कर। और जो पुष्कर द्वीप है, ये पुष्कर द्वीप 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया, मानुषोत्तर पर्वत के पहले और मानुषोत्तर पर्वत के पीछे। तो इस तरह से मानुषोत्तर पर्वत के पहले और पीछे 2 भागों में से जो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर है वो मनुष्य क्षेत्र वाला हो गया। ठीक है ना जी। इनके बाहर मनुष्य जाते भी नहीं है, 2.5 द्वीप के बाहर, और इसके बाहर मनुष्य गति के जीव का जन्म भी नहीं होता। ऐसी व्यवस्था है, कोई मनुष्य गति का जीव वहां जाएगा भी नहीं और किसी मनुष्य गति के जीव का जन्म भी उस क्षेत्र के बाहर होगा नहीं। ऐसी व्यवस्था है। 2.5 द्वीप से ही जीव मोक्ष जाते हैं, 2.5 द्वीप से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल परमानेंट शाश्वत व्यवस्था इसी प्रकार की है। ऑटोमेटिक ध्रुव शाश्वत व्यवस्था है ये, परमानेंट व्यवस्था। आपको कुछ पूछना है फिर? ये जो बात अपन ने यहाँ जम्बू द्वीप और लवण समुद्र के संदर्भ में बात की है और यह 2.5 द्वीप के संदर्भ में जो थोड़ी बहुत बात की है, इसमें यदि आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो, कुछ शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पंडित जी, तो बाकी के जो द्वीप है तो उसमें तिर्यंच तो है ना? हाँ बिल्कुल, बाकी के द्वीप समुद्रों में तिर्यंच गति के जीव हैं अवश्य। आज एक्चुअल में मेरे पास में ग्रंथ नहीं है सामने, इसलिए मैं उस विषय को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मैं बाहर हूँ कहीं। तो मैं ये इतना अपन समझ सकते हैं। देखिए और आपको बात बतलाऊं इसके संदर्भ में, 2.5 द्वीप की जिनकी मैंने अभी चर्चा की है आपसे, इन 2.5 द्वीपों में तो भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं मनुष्यों के। मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच गति के जीव भी रहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर परमानेंट भोग भूमि है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर परमानेंट कर्म भूमि है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र, जिनके प्रसिद्ध नाम आप लोगों के ख्याल में हैं, भरत और ऐरावत। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में काल परिवर्तन के हिसाब से प्रारंभिक कालों में, पहले दूसरे तीसरे काल में, या सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा, इन 3 कालों में भोग भूमि रहती है। और फिर दुखमा सुखमा, दुखमा
और दुखमा दुखमा, इन 3 कालों में कर्म भूमि रहती है। ये परिवर्तनशील है। भरत और ऐरावत क्षेत्र की भोग भूमियां कभी कर्म भूमि में बदल जाती हैं और कर्म भूमियां वो काल परिवर्तन के हिसाब से भोग भूमि में बदल जाती है। भरत और ऐरावत की ऐसी स्थिति है। और बाकी के जितने क्षेत्र हैं, जम्बूद्वीप की ही बात कर रहा हूँ, लवण समुद्र की बात कर रहा हूँ, धातकी खंड की बात कर रहा हूँ, कालोदधी और अर्ध पुष्कर की बात कर रहा हूँ। इन 2.5 द्वीपों में जिन क्षेत्रों में शाश्वत परमानेंट भोग भूमि है, वो 3 काल तक, तीनों कालों में अनादि अनंत वहां भोग भूमियां ही रहेगी। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में त्रिकालवर्ती वहां कर्म भूमि ही रहती है। ऐसी शाश्वत व्यवस्थाएं हैं। तो ये तो हुई 2.5 द्वीप की बात। भोग भूमि, कर्म भूमि, परिवर्तन, काल परिवर्तन की व्यवस्था, दिन रात की व्यवस्था, सूर्य चंद्र की व्यवस्था, मतलब कहीं दिन होगा, रात होगा, सूर्य चंद्र आदि का परिभ्रमण होगा, ये सारी व्यवस्थाएं सब यहाँ होती रहती है। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर क्या स्थिति है? 2.5 द्वीप के बाहर और जो स्वयंभू रमण द्वीप बतलाया, अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप, आधे स्वयंभू रमण द्वीप तक मध्य के असंख्यात द्वीप और समुद्रों में भोग भूमि की ही व्यवस्था है। जगन्य भोग भूमि है सर्वत्र, मध्य के असंख्यात द्वीप समुद्रों में। आप सोचिए कैसी व्यवस्था होगी। मनुष्य गति के जीव तो रहते नहीं है, सिर्फ तिर्यंच गति के जीव ही होते हैं। जगन्य भोग भूमि होती है, युगलिया पैदा होते हैं, वो भी तिर्यंच गति के जीव भी युगलिया पैदा होते हैं, मांसाहार से रहित होते हैं, शांत भाव से अपना काल व्यतीत करते हैं, मंद कषाई होते हैं और सभी मर करके नियम से देवगति में जाते हैं। क्या गजब व्यवस्था होगी। हाँ, देख करके सुन करके हमारे को आश्चर्य लगता है। सिंह है तो सिंह का युगल, कहीं भेड़िए का युगल है, कहीं हिरण का युगल, कहीं गायों का युगल, कहीं ऊंट का, कहीं हाथियों का युगल, ऐसे युगलिया जन्म लेते हैं तिर्यंच गति के जीव। 2.5 द्वीप के बाहर की व्यवस्था की बात बतला रहा हूँ। कल्प वृक्ष होते हैं, जगन्य भोग भूमि होती है, अपना अपने जीवन पर्यंत सुख शांति से रहते हुए काल व्यतीत करते हैं, खाते पीते हैं, सब मौज मस्ती से रहते हैं और अपना काल व्यतीत करके सभी मर करके नियम से देवगति में चले जाते हैं। जितने भोग भूमि के जीव हैं उन सभी के नियम से देवगति की प्राप्ति होती है। लेकिन वो देवगति अपन कहें भवनत्रिक की मुख्यता है उनमें। भोग भूमि वाले जीव जो मर करके देवगति में जाते हैं ना, उनमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, इन देवों में, इन देव अवस्थाओं के अंदर जाने की मुख्यता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इनको हो सकती है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो नियम से भवनत्रिक में जाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव वैमानिकों में भी चले जाते हैं। मुख्यतः भवनत्रिक की, क्योंकि मिथ्यात्व सहित उनका मरण हुए। तो पंडित जी, हाँ, तो घातकी खंड में मनुष्य नहीं होते, फिर तो हमारी जो गुरुदेव के बारे में बात है वो घातकी खंड की बात है ना? नहीं, किसके बारे में? घातकी खंड में होते हैं मनुष्य, होते हैं ना? 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होते। 2.5 द्वीप के बाहर मतलब पुष्पकर द्वीप की ओनली बात कर रहे हैं ना? 2.5 द्वीप के बाहर का मतलब हम बात कर रहे हैं जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी और आधा पुष्कर के बाहर, आउटसाइड, इन सब में तो होते हैं। खाली वो आधा पुष्कर में ही बात करें तो उधर मनुष्य नहीं होते। आधा पुष्कर, फिर आधे पुष्कर के बाद में वारुणीवर द्वीप है, वारुणीवर समुद्र है, फिर क्षीरवर द्वीप है, फिर क्षीर समुद्र है, फिर धृतवर द्वीप है, धृतवर समुद्र है, इक्षुवर द्वीप है, इक्षुवर समुद्र है, नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर समुद्र है, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र है। मतलब बहुत ऐसे असंख्यात हैं द्वीप समुद्र। उन सब में मनुष्य नहीं होते, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पंडित जी, हाँ, एक लास्ट
मैं पूछती हूँ, समुद्र, असंख्यात समुद्र में एक समुद्र ऐसा है, क्षीरोदधि समुद्र के वहाँ कोई जीव नहीं है ना, वो समुद्र नहीं, सभी में नहीं है, सभी में नहीं है ना बहन। देखिए क्या है, हाँ, ढाई द्वीप जो है ना, ढाई द्वीप के बाहर भोग भूमि है। मैंने बतलाया ना अभी आप लोगों को, ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में भोग भूमि है, ठीक है। और ऐसा नियम होता है कि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। क्या कहा? भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, ठीक है। क्यों होते ही नहीं है जलचर जीव। एक भी ऐसी जगह खाली नहीं है कि जहाँ जीव न हो। हाँ, तो हम ये कौन सी अपेक्षा से ये बात करते हैं कि लोग, मैं तो जलचर जीवों की बात कर रहा हूँ। मछलियाँ नहीं होती, विकलत्रय नहीं होते, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होते, असैनी पंचेंद्री नहीं होते भोग भूमि में। माने एक इंद्री तो सर्वत्र व्याप्त हैं, 3 लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ जीव नहीं हो। अच्छा, पर लेकिन पंडित जी, जब भी तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तभी उसको जो अभिषेक करते हैं वो क्षीरोदधि समुद्र से पानी लाते हैं ना। हाँ, क्षीर समुद्र से लेकर के आते हैं, 5वां समुद्र है वो। वो तो क्षीर समुद्र से तो इसलिए लेकर के आते हैं कि देखिए, किसी भी समुद्र का जल लाया जा सकता है, लेकिन लाते नहीं है किसी भी समुद्र का, क्योंकि जिस प्रकार के समुद्र हैं उन समुद्रों के जल का स्वाद भी अपने नाम के हिसाब से ही है। जैसे धृतवर द्वीप है और धृतवर समुद्र है, तो धृत मतलब घी के जैसा उसका टेस्ट है, स्वाद है और जल है वहाँ, तो धृतवर समुद्र है। ऐसे इक्षुवर द्वीप और इक्षुवर समुद्र, तो गन्ने के रस जैसा उसका स्वाद है उस समुद्र का, वो इक्षुवर समुद्र है, ठीक है ना। वो अलग प्रकार के हैं वो सब। लेकिन जो क्षीर समुद्र है वो दूध के समान है, उज्जवल है, पवित्र है। जलचर जीव तो किसी में भी नहीं है, जीव रहित तो सभी समुद्र हैं, उन्हें छानने की जरूरत नहीं है। वहाँ मछलियाँ नहीं होगी, जीव नहीं होंगे। जिस तरह से समुद्रों में मगरमच्छ, मछलियाँ, इस तरह के जीव होते हैं ना बहुत सारे, और बहुत बड़े बड़े तो होते ही, छोटे छोटे भी होते हैं। लवण समुद्र में बहुत है, सालोदरी में बहुत है। हमारे इन समुद्रों के अंदर तो जगह जगह लोग मछली पकड़ने वाले दिखाई देते हैं, और पानी की समुद्रों की लहरें आती हैं तो समुद्रों की लहरों के साथ में अंदर से केकड़े और मछलियाँ और इस तरह के जीव बहुत आ जाते हैं एकत्रित होकर के, लहरों के साथ में किनारे पर आ जाते हैं, बहुत तड़पते रहते हैं। उनमें नहीं होते, इसलिए उस जल को छानने की भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, और छानने की जरूरत भी नहीं होती। देखिए, एकेंद्रीय जीव तो होगा, जल है तो उसमें जल का एक जीव तो है, लेकिन जल का एक जीव के अतिरिक्त दूसरे जीव नहीं है। 2 इंद्रिय नहीं है। बिना चने जल में जिस तरह से त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना, इस तरह के त्रस जीव वहां उत्पन्न नहीं होते। मतलब भोग भूमि विकलत्रय शून्य होती है, ये विशेष बात है। अच्छा। कहीं भी किसी भी भोग भूमि की यदि हम बात करें तो उस भोग भूमि के अंदर विकलत्रय जीव होते ही नहीं है। वो भोग भूमि के जीव, भोग भूमि में 2 इंद्रिय नहीं होंगे, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय जीव, इन जीवों का अभाव है भोग भूमि में। ऐसी परमानेंट व्यवस्था है। तो क्षीर समुद्र तो भोग भूमि का है, मैंने कहा जगन्य भोग भूमि है वहां पर क्षीर समुद्र में। और भी असंख्यात द्वीप समुद्रों में सभी में जगन्य भोग भूमि है, इसलिए वहां इसी प्रकार की व्यवस्था है। लगता है ना अपने को ऐसा, कितना जल आता होगा जन्माभिषेक के समय, कहाँ से आता होगा, कौन लाते होंगे, कौन छानते होंगे, जल को प्रासुप कौन करते होंगे। क्या जिनेंद्र का अभिषेक, बाल तीर्थंकर का अभिषेक मेरू पर्वत के शिखर पर बिना छने जल से हो जाता है? ऐसा लगता है। देवलोग कहाँ छानने की व्यवस्था करते होंगे, और कितने बड़े बड़े कलश तो उनके सर पर डालते हैं।
एक एक कलश इतना बड़ा होता है कि हम कहीं भी यदि वो कलश का जल यदि डुले मान लीजिए तो वो सब जगह पर बाढ़ आ जाए, आपके न्यूयॉर्क में डल जाए, शिकागो में डल जाए, मैंने एक कलश में इतना जल होता है कि आपकी पूरी मिशिगन लेक उसमें समाहित हो जाए। आप सोच नहीं सकते कितना 96 किलोमीटर डेप्थ है उसकी, क्या 96 किलोमीटर डेप्थ है, आप समझ लीजिए उस कलश की। 12 किलोमीटर का उसका मुख है उस कलश का, जिस कलश से जन्माभिषेक होता है, और 48 किलोमीटर का उसका बीच में से पेट की मोटाई है। आप सोचिए जरा, उसको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके माने कितने किलोमीटर का एरिया हो जाएगा वो, जिसका वो जितना जल है। और एक कलश से नहीं, ऐसे 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। एक योजन का मुख बतलाया गया है, 8 योजन की गहराई बतलाई गई है। योजन छोटा वाला है, 4 कोस का योजन होता है। ये 2 प्रकार से योजन की नाप मिलती है शास्त्रों में, एक 4 कोस का योजन और दूसरा 2000 कोस का योजन। 4 कोस का जो योजन होता है ये व्यवहार योजन है, और 2000 कोस का जो योजन है वो प्रमाण योजन है। ठीक है ना। प्रमाण योजन बड़ा योजन होता है, 500 टाइम्स होता है वो व्यवहार योजन से। माने 4 योजन का छोटा योजन है 4 कोस का, उसको 500 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 2000 कोस का बड़ा योजन। जब द्वीप समुद्रों की चर्चा की जाती है, उनकी नाप की बात कही जाती है, तो सारी नाप बड़े योजन से है, प्रमाण योजन से है। वो सब 2000 कोस का एक योजन है, उस आधार पर उसकी नाप होती है। और जब बात की जाती है व्यवहार योजन की, या समझिए मनुष्यों तिरंजियों के शरीर की ऊंचाई वगैरह की, उनके भवनों की, मकानों की, वृक्षों की, वनस्पतियों की, ये कलश वगैरह हैं, इन सब की, ये सब छोटे योजन से नाप की जाती है। ये परमानेंट है। ये आप इस संदर्भ में ये नियम लिख सकते हैं कि जो अकृत्रिम द्वीप समुद्र आदि हैं, क्षेत्र, पर्वत, नदी आदि हैं, सरोवर हैं, समुद्र हैं, उनकी वेदियां हैं, विशाल विशाल पर्वतों की चर्चा की गई है, वक्षार हैं, मेरू पर्वत हैं, कुलाचल हैं, इन सब की नाप बड़े योजन से है, प्रमाण योजन से है, 2000 कोस वाले योजन से है, 4000 मील वाले योजन से है, 6000 किलोमीटर वाले एक योजन से है। और जब कभी देवों के शरीर की हाइट की चर्चा होगी, मनुष्यों के शरीर की हाइट की चर्चा होगी, ठीक है ना, कभी उनके कलश की चर्चा होगी, उनके निवास स्थान की चर्चा होगी, भवनों की चर्चा होगी, आवास की चर्चा होगी, उनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई आदि बतलाएंगे, योजनों में यदि बात करेंगे, तो वो जो योजन होगा वो व्यवहार योजन होगा, जिसकी नाप 4 कोस वाले योजन से जाननी चाहिए। ठीक है। और कुछ यदि आप लोगों को यहाँ पूछना, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।